ओके, अब ठीक है? ओ जी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमको जो चीज़ें देखने को मिलेगी, वो है सबसे पहले टीचिंग क्या होती है? टीचिंग का एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता, है ना? तो टीचिंग को यदि हमको सही तरीके से समझना है, उसकी क्षमता को विकसित करना है, तो कौन-कौन सी चीज़ों का हमको ख़्याल रखना होगा? आप में से कितने हिंदी मीडियम वाले हैं, कितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं? ठीक है। तो हमारा जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम समझेंगे कि टीचिंग क्या होती है, इसके कौन-कौन से लेवल्स होते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, मैक्सिम्स मतलब कि सिद्धांत क्या होते हैं टीचिंग के, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है? जो पेट क्लास वाले उनको तो पता ही है। ये मुख्य बिंदु रहने वाले हैं हमारे आज के क्लास के कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के कौन-कौन से मुख्य बिंदु होते हैं और शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? आप लोगों में से सभी का शायद फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कौन-कौन है? ओके जी, ठीक है। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक आप बोल सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है। जैसे कि थिएटर होता है ना, तो थिएटर में क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होता है, वो अपने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू समझाता है, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझाता है, अपने डायलॉग्स के थ्रू समझाता है। उस समय पे वो वो चीज़ें फ़ील करने की कोशिश करता है जो कि उसको सामने वाले को दिखाना है। वैसे ही जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तब आप उस पर्टिकुलर विषय के डॉक्टरेट हैं। आपको भले ही उतना ही पार्ट पता है जितना आपको पता है। जैसे कि मैंने अभी जो है टीचिंग के बारे में मुझे सब कुछ नहीं पता है। जितनी किताबें हैं टीचिंग के बारे में वो सारी की सारी मैंने पढ़ रख नहीं रखा है। लेकिन जितना हमको ज़रूरी है, उस पार्ट को मैं आपको रिप्रेज़ेंट करके बता रहा हूँ। ठीक है? हो सकता है जब आप पढ़ाने के लिए जाएँगे, तो आप जैसे कि मान लीजिए आप लोग सोशियोलॉजी के बारे में आप लोग ज़्यादातर लोग पढ़ाने जाने वाले हैं। तो सोशियोलॉजी का जो पार्ट आप मान लीजिए कि फेमिनिज़्म पढ़ाने जा रहे हैं, भले ही आपके जो मूल सिद्धांत है, जो आपके खुद के सोच है, वो फेमिनिज़्म के साथ में हो या ना हो, लेकिन उस समय आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिप्रेज़ेंट इस प्रकार से करना होगा कि हाँ, ये मैं ही व्यक्ति हूँ जो बोल रहा हूँ ये, ठीक है? जो लॉज़ आप पढ़ाने वाले हो जैसे कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी जैसे आप पढ़ाने वाले हो, तो कार्ल मार्क्स से यदि आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी मिल रहे हैं, तब भी आपको किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना है अपने स्टूडेंट्स को ताकि उनको जैसे का वैसा वो समझ में आ जाए। यही कहलाता है आपका क्या? टीचिंग का एप्टीट्यूड। ओके? इज़ इट क्लियर? इसमें आपकी कौन-कौन सी चीज़ें होगी, आपकी स्किल्स होगी कि आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपका एटीट्यूड होगा, किसी भी विषय को लेकर के आप कितने सहजता से बता पा रहे हैं, कितने सहजता से आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके टीचिंग की एप्टीट्यूड में आती है, कि आप किसी भी विषय पे किस प्रकार से और किस एटीट्यूड के साथ में एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके लिए है, मेरा मेन मकसद है आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक के ठीक है? हाँ ना? तो जी, है? हाँ जी, ठीक है। मैं बीच-बीच में बोलते रहूँगा क्योंकि हम गूगल मीट पे कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हम टू वे कम्युनिकेशन कर पाएँ, ठीक है? जो की चीज़ें हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के सबसे पहले तो आपको अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जब भी आप पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं वैसे भी अगले साल तक के होप सो, है ना? तो आप लोगों के लिए सबसे पहली जो सबसे प्रायोरिटी क्या होती है कि सब्जेक्ट नॉलेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस आया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु क्या होता है शिक्षण में? तो वो क्या होता है सब्जेक्ट का नॉलेज होना। दूसरी चीज़ क्या होती है कम्युनिकेशन। आपको पता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं? कितने अच्छे तरीके से आप समझा पा रहे हैं? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद में आती है एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? सहानुभूति।
सहानुभूति मतलब कि स्टूडेंट जो है वो क्या समझ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि आप, क्योंकि हम लोग अभी इस मीडियम में जहाँ पर मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, पर जब आप पढ़ाने के लिए जाएँगे, तो आप यदि कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपको आगे वाले के चेहरे को देख कर के समझ में आ जाएगा कि इसके चेहरे पे 11 बज रहा है कि 12 बज रहा है कि साढ़े 12 बज रहा है। यानी कि आप समझ पाएँगे कि स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है। कई टीचर्स होते हैं, आप लोगों ने जब पढ़ा हो, पढ़ते समय पे आपने देखा होगा, जो हमारे हिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे ज़्यादातर जगह पर, जो ज़्यादातर अच्छे नहीं मिलते थे। हाँ जी, बोलिए। वैसे ही हो गया? इन्वर्टेड? जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो हिस्ट्री के टीचर ज़्यादातर जो हमको मिलते थे, जो मुझे मिले थे, वो क्या थे कि बुक पकड़ना है उनको और जैसे का वैसा जो लिखा हुआ है वो पढ़ देना है। उनको ऐसा लग रहा था कि इनके पास में दूसरी बुक है, मेरे पास में दूसरी बुक है और पढ़ना केवल मुझे ही आता है। जो लिखा हुआ है वो तो दिख ही रहा है ना। तो हमको एम्पैथेटिक होने का क्या मतलब होगा कि भई हम स्टूडेंट को समझ पाएँ कि उसकी कहाँ पर दिक्कत हो रही है। जैसे कि हम अभी जब क्वेश्चंस बनाएँगे, ठीक है? तो आपके क्वेश्चंस के बनाने के पैटर्न को देखते हुए मुझे ये समझना होगा कि आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, आंसर क्या देना है। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टाइमिंग के साथ में मैच करना नहीं आता। या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ क्वेश्चंस देते हैं और सारे गलत कर देते हैं, या उनको बाद में बात चमकती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है तब, कि हाँ, वो होना चाहिए था आंसर, ठीक है? तो क्या मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ में, उसको सही तरीके से समझना और उसका सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाना। ये मेन की फीचर होता है एक अच्छे टीचर का। इसके बाद में आती है क्रिएटिविटी, कि आप कितने अच्छे तरीके से कैसे तरीके से अपने स्टूडेंट को समझा पाते हैं किसी भी विषय को। आप कौन-कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग हम आगे जा कर के समझेंगे, जैसे कि डिस्कशन मेथड हो गया, आपके डिबेट मेथड हो सकती है, आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है, डेमोंस्ट्रेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आती है आपका क्लास का कंट्रोल, आप किस प्रकार से कर पाते हैं सही तरीके से, क्लास का मैनेजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर के क्लास को डिवाइड सही तरीके से करना, कि आप किसी भी लेक्चर को सही तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँ। मोटिवेशन, आपको पता ही है कि एंथुसियास्टिक आप कितने रह पाते हैं किसी भी विषय को पढ़ाते समय, क्योंकि हर विषय आपके काम का होगा या आपके रुचि का होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म से उस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ा पाएँगे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मुझे जो है पीडीई बहुत बुरा लगता है, सबसे गंदा लगता है मुझे पीडीई, जो हमारा 9th यूनिट रहने वाला है, ठीक है? लेकिन उसको पढ़ाना तो पड़ेगा। तो उस समय आप किस प्रकार से मोटिवेटेड रह सकते हैं, आपकी एडेप्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, अलग-अलग मॉड्यूल्स को लेकर के, अलग-अलग आपके मेथड्स को लेकर के और अलग-अलग विषय को लेकर के। हो सकता है कि जैसे सोशियोलॉजी में कई ऐसे विषय होंगे, जिसमें आप असहज होंगे इस उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए या उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाने के लिए। कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके मूल सिद्धांतों के विपरीत होंगे, लेकिन उस पे भी आपको सही तरीके से पढ़ा कैसे पाएँगे आप, उसको देखने की ज़रूरत है। इसके बाद में असेसमेंट आप किस प्रकार से कर पाते हैं स्टूडेंट का, है ना? कि स्टूडेंट के असेसमेंट करने का केवल एकेडमिक तरीका नहीं हो सकता है, उसके लिए आप 360 डिग्री किस प्रकार से असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट्स का। तो ये की फीचर्स थे हमारे एक अच्छे अच्छे टीचर के। यहाँ तक के कोई डाउट है? हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैंने हिंदी मीडियम में ही समझाया है, ठीक है? ओके यहाँ तक? जी, चलिए। आपको कहीं पर भी कुछ भी लगे तो आप बता सकते हैं, वैसे तो ये कोई ऐसा ऐसा विषय नहीं है जिसमें आपको डाउट हो सके। जी, अभी आगे जाकर के अपन पढ़ेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, वहाँ पर थोड़ी-सी आपको होगा लॉजिकल रीज़निंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये ऐसे विषय हैं जहाँ पर आपको पूछने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है? इफ़ेक्टिव टीचिंग वो होती है जहाँ पर
जो आप विषय पढ़ाना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट को जैसे का वैसा समझ आ पाए, ठीक है? जो मान लीजिए कि आप पढ़ाना चाह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी है, उनकी सोशियोलॉजी में क्या उनके थ्योरीज़ थी, जैसे उन्होंने सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या बताया है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं। जैसा वो सोचते थे वैसे का वैसा डिलीवर कर पा रहे हैं और स्टूडेंट को उनकी लैंग्वेज में समझ आ पा रहा है, तो आप इफ़ेक्टिव टीचर हैं, ठीक है? जो मेन हमारा मकसद है, वो ये नहीं है कि स्टूडेंट को थ्योरी जैसे की वैसी समझ में आ जाए। हमको ये समझना होगा कि हमारे विषय में है क्या? जैसे आप लोगों के विषय में है कि आप लोगों को थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सोशियोलॉजी के बारे में जिसने थ्योरीज़ दिए हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ना कि आपको थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो आपको जो थ्योरिस्ट है, उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा और जब आप उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, तभी आप ने जो थ्योरी दिया है, उसको समझ पाएँगे। मैं आप लोगों की सोशियोलॉजी के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आपको सबसे पहले तो विषय वस्तु को समझना पड़ेगा कि क्या होती है, विषय क्या है और उसका डिमांड क्या है, ठीक है? उसका डिमांड क्या होगा कि आपको जो थ्योरिस्ट है, उनके बारे में सही तरीके की पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि थ्योरिस्ट की साइकोलॉजी क्या थी। जैसे सोशियोलॉजी के बारे में सभी ने बोले हैं कि समाजवाद होना चाहिए। एक सिंपल वर्ड है कि भाई समाजवाद होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। पर जैसे कि महात्मा गांधी का समाजवाद और बी आर अम्बेडकर का समाजवाद, ये दोनों समाजवाद की ही बात करते हैं, लेकिन दोनों के समाजवाद में जमीन आसमान का फर्क है। कार्ल मार्क्स भी समाजवाद की बात करते हैं, उनके समाजवाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? वैश्वी कहाँ आती-जाती रहती हो तुम? ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो विषय की सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास में क्या होना चाहिए, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाने की क्षमता होनी चाहिए। क्लास को मैनेज करना, करिकुलम को चलाना, अपने सिलेबस को ख़त्म करना, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें जो आती-जाती रहती है। ठीक है? यहाँ तक के क्लियर है? आप सही तरीके से अपने प्लान कर सके लेसन्स को कि आपका इतना सिलेबस है, कितना सिलेबस कितने दिन में पूरा होगा, आप किस प्रकार से अपने सिलेबस को पार्ट में बाँट सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर यूनिट को बाँटा है, सबसे पहले हम टीचिंग पढ़ेंगे, टीचिंग के लेवल्स पढ़ेंगे, टीचिंग के तरीकों के बारे में जानेंगे, फिर लर्निंग के बारे में जानेंगे, फिर आईसीटी के बारे में जानेंगे इन टीचिंग, फिर इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ों को आप बाइफरकेट कर पाएँ अपने पूरे यूनिट को, इस सब्जेक्ट को और उसको उस तरीके से मैनेज कर पाएँ उसको अपने गोल को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि जो आपके दिमाग में थॉट है, उसको सही तरीके से आप डिलीवर कर पाएँ। उसके लिए सबसे पहले आपके थॉट की क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए और उसके बाद में उस आइडिया को आप किस प्रकार से वर्ड्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? जो आप स्टोरीज़ बता रहे हैं, वो आपके विषय के साथ में अलाइन होना चाहिए और जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। जैसे हम प्रॉक्सिमिक्स में कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन में कि प्रॉक्सिमिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि स्टूडेंट और आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, आपका हैंड मूवमेंट किस प्रकार का रहना चाहिए, आपके आई कांटेक्ट कैसा रहना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी रहनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से आपका कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। ठीक है? इसके बाद में आता है आपका फोकस ऑन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि किस स्टूडेंट की क्या वीकनेस है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, किस चीज़ पर काम किया जाना चाहिए, सबकी लर्निंग का पेस क्या है, लर्निंग के स्टाइल क्या है, कौन से एग्जाम्पल्स किसको समझ में आने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? ताकि उस प्रकार के हम एग्जाम्पल्स दे पाएँ, उनसे रिलेटेड आप चीज़ों के बारे में बता पाएँ। ठीक है? जैसे क्या आप लोगों को यदि पता होगा कि किसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस प्रकार का आप एग्जाम्पल्स दे पाएँगे। तो ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना है और हमको फ्रेंडली होना है, फ्रेंड्स नहीं बनना है स्टूडेंट्स का कुल मिला कर के।
कीप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना हुआ रहना चाहिए आपके। हाँ जी, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए आपके सब्जेक्ट मटेरियल के ऊपर। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए आप कर सकते हैं क्वेश्चनायर्स पूछ सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा हो जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में हो, है ना। आप जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आप इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ऐसे विषय को इस प्रकार से प्रेजेंट करें जो कि उनको रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखने को मिले कि हाँ सर ने वो बताए थे तो यहाँ पर वो चीज़ हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, खुद बोर ना हो, सबसे पहली बात तो ये है। यदि आप खुद बोर होंगे अपने विषय को लेकर के तो आप दूसरे को समझा नहीं सकते हैं। कितना भी आप एंथुसियाज्म के साथ में पढ़ा रहे हैं, वो आपको दिख जाएगा आगे वाले को कि ये खुद बोर हो रहा है तो मुझे क्या पढ़ाएगा, है ना। तो आपको खुद सब्जेक्ट का के बारे में आपका पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपके सामने वाले को भी ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को ये लग रहा होगा कि अरे ये क्या बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन है हमारे सब्जेक्ट में तो बेसिक हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट में वही होगा कि आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर होने चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए। आपको मिस्चीवनेस को, यानी कि किसी भी प्रकार का यदि मिसबिहेव होता है तो आपको उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो जो भी जिनको भी केवल पेपर वन लेना है वो ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ इसका चार्जेस है। आपको जैसी अभी क्लासेस दिख रही है रेगुलर आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी इसकी मिलेगी आपको, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टीचिंग किस किस लेवल्स पे होती है। ठीक है, किस किस स्तर पर जो है वो पढ़ाई होती है। जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो पढ़ने का पढ़ाई जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी पढ़ाई, बता पाएंगे हमारी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है वैष्णवी जी? कोई नहीं बता पाएगा। चाइल्डहुड से, मतलब कि जब हम सबसे पहले किसी भी चीज को जो हमारे हाथ में आता है उसको अपने मुंह में धरने की कोशिश करते हैं, तब से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हम जो है अंगार में हाथ डाल करके ये देखते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, हमारी पढ़ाई वहां से शुरू हो जाती है ना। तो सबसे पहला लेवल जो हमारे पढ़ाई का होता है वो है ऑटोनॉमस लेवल, है ना। स्वायत्त स्तर पर। ठीक है, हमारा जो ऑटोनॉमस लेवल होता है वो क्या होता है, जब हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, जब हम बचपने में खुद से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, मिट्टी दिखी तो उसको मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हाथ में आया उसको मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका टेस्ट क्या होता है, देखते हैं खा करके, है ना। मिट्टी खा करके देख रहे हैं, कीड़ा पकड़े उसको भी खा के देख रहे हैं, सब कुछ करके देख रहे हैं। तो उस समय पे हमारा जो मेन फोकस होता है किस में होता है कि हम खुद से सीखना चाहते हैं चीजों को। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है और फुल्ली ऑटोनोमस होती है, खुद के बेसिस पर होता है, कोई सिखाने वाला नहीं रहता है कि बेटा अंगार में हाथ डाल के देखो गर्म लगता है कि ठंडा रहता है, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, वहां अपन खुद का दिमाग लगाते हैं और खुद ही सीखते हैं। तो पहला लेवल हमारा होता है कौन सा, ऑटोनोमस वाला लेवल। इसमें सब कुछ कैसी होती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, खुद का गोल होता है कि हमको गिर के देखना है कि कैसा लगता है, और खुद के पेस से हम लर्न करते हैं। ठीक है, कि आज अपने को 4 जगह से गिरना है, 4 चीज़ें खानी है और सीखना है। हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं हम, कि कहीं से निकलना है यदि तो किस प्रकार से निकला जाए, खुद का दिमाग लगाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। ठीक है, और क्रिएटिविटी करते हैं, नए-नए तरीके देखते हैं कि हम कहाँ-कहाँ से गिर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टीचर का काम होता है वो क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है। टीचर मतलब कि घर के लोग जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपका यदि बेड है तो बेड के साइड में तकिया लगा देंगे कि गिरोगे तो तकिए पे गिरोगे। ठीक है, तो वहां उनका काम क्या रहता है कि फैसिलिटेटर के रूप में रहते हैं, कम से कम लगे, गिरना तो तुमको है ही। ओके जी, तो ये होता है हमारा क्या, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमको देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि हम बैलेंस बनाना खुद से जो है ऑटोनोमस लेवल पे ही सीखते हैं। चलना सीखते हैं तो 10 बार गिरते हैं,
और जो हम लाइफ लॉन्ग उससे सीखते हैं वो क्या है कि हम बैलेंस किस प्रकार से बना सकते हैं। तो जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, इसमें जो हमारी लर्निंग्स होती है वो लाइफ लॉन्ग स्किल्स के रूप में हमको देखने को मिलती है। इन एकेडमिक्स इसको हम कैसे देख सकते हैं? इन एकेडमिक्स जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और रिसर्च जॉब करते हैं, रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका होगा ये ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है जी। दूसरा लेवल आता है हमारा जब अपन स्कूल जाते हैं, रट्टा मार। ठीक है, रोट लर्निंग जहां हमको देखने को मिलती है, हमको नहीं पता कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या होता है। ठीक है, वो तो अभी मुझे थोड़े दिन पहले पता चला है कि 2 2 जा नहीं होता, 2 2s आर होता है। ठीक है, तो हमको पता नहीं था कि 2 2 जा 4 4 जा होता क्या है, लेकिन हम रट्टा मार रहे थे, कुछ नहीं पता। ABCD क्या होता है नहीं पता, लेकिन हम रट्टा मार रहे हैं, रोट लर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ हमारा काम क्या है? मेमोराइजेशन करना। ठीक है, तो इस लेवल पर क्या चीजें होती है कि रोट लर्निंग होती है और मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। किसी प्रकार का कोई हमको नहीं पता कि हम रट्टा मार क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको कुछ नहीं पता, बस हम रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग तो बात तक के बस रट्टा ही मारते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन ज्यादा दिन तक के आप मार नहीं सकते। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं रट्टा मारने में, मैं नहीं हूँ। इस पर्टिकुलर लेवल पर क्या होता है? आपके टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच मतलब कि क्या रट्टा मारना है, कितना मारना है, आपका सब्जेक्ट मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको सही तरीके से किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस बच्चे को कितना मारना है, कितना कूटना है, ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग आपका टीचर लेता है। ठीक है, और इस लेवल पर जो लर्नर का काम क्या होता है? बिल्कुल मिनिमल होता है। उसका काम सिर्फ ये है कि जो बोल दिया गया है उसको रट्टा मारो, काम क्या आएगा नहीं आएगा उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस क्या होता है कि आप रिकॉल कर पाए फैक्ट्स को, यानी कि आपने जो रट्टा मारा हुआ है उसको आप एग्जामिनेशन में जैसे का वैसा लिख करके आ जाएं। ठीक है, आप डेटा को सही तरीके से रिकॉल कर पाए और फॉर्मूल फॉर्मल तरीके से उसको सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से बता पाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस का कोई भी काम नहीं होता है, लिमिटेड नहीं नेग्लिजिबल होता है। मतलब की बात ये कि इस लेवल पर आपको पहाड़े तो पता है, लेकिन पहाड़ों को इस्तेमाल कैसे करना है इसका बारे में नहीं पता है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन ऑफ टेबल्स नहीं पता होता है। जो नॉलेज आपने गेन किया हुआ है, जो आपने याद किया हुआ है चीजों को, उसको अप्लाई कहाँ पर करना है इसके बारे में आपको नहीं पता होता है। आपके पास में एनालिसिस करने की या क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी नहीं होती है इस पर्टिकुलर लेवल पर। इसका मेन फोकस किस चीज के लिए होता है कि आप फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए नॉलेज को गेन करें, है ना। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको टेबल्स याद होने चाहिए। तो फ्यूचर में काम जो आने वाले हमारे नॉलेज हैं उसको गेन करने का, उसको सिस्टमेटिक तरीके से अपने दिमाग में बैठाने का काम जो है वो मेमोरी लेवल पर होता है। ठीक है, यहाँ तक के कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? हाँ ना। ठीक। इसके बाद में आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम क्या करते हैं कि जो हमने फैक्ट याद किए हुए हैं उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशंस में बोल सकते हैं हम, या एम्फेसाइज किया जाता है कि हम अप्लाई कर सके अपने नॉलेज को। ये कब होता है? जब हम अपने मैथ्स के को अप्लाई करके अपने जैसे एरिया निकाल रहे हैं, इस चीज का रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम इस्तेमाल करते क्या है? वहां पे फॉर्मूले लगाते हैं, वहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं और अपने जो हमने पहाड़ा रट्टा मारा था उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। ये सारी चीजों को निकाल करके हम क्या करते हैं? अपने हमने जो रट्टा मारा हुआ है, नंबर सिस्टम को याद किया है, हमने हमने पहाड़े रट्टा मारे हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें हम क्या करते हैं? हम अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को और नई चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम अलग से कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई एनालिटिकल चीज नहीं लगा रहे हैं कि हम नए तरीके से कुछ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ये हम नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको बोला है। रेक्टेंगल का एरिया एरिया का फॉर्मूला याद है? किसी को याद है एरिया कैसे निकालते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं एरिया को? मुझे नहीं पता एरिया को क्या बोलते हैं। एक तो यही हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का दिक्कत है कि ना आधी हिंदी आती है ना आधी अंग्रेजी आती है। हाँ जी, क्षेत्र, हाँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। हाँ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है वैश्वी? हाँ कि ना? हाँ, पूरी उम्मीद थी तुमसे बेटो, पूरी उम्मीद थी। हाँ, तो क्षेत्रफल निकालने का हम नया तरीका कोई नहीं ढूंढने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला हमको पता है उस फॉर्मूले में चीजों को रखेंगे और हम अप्लाई करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि हमने जो याद किया हुआ है उसको किस प्रकार से अप्लाई करना है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हम इस पर्टिकुलर लेवल पर नहीं करते हैं। कहाँ पर करते हैं हम आगे समझेंगे। यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या होता है कि दो चीजों के बीच में हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सके। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप को रिलेशन को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दो चीजों के बीच में क्या नाता रिश्ता हो सकता है। इसमें एनकरेज किया जाता है एनालिसिस को, सिंथेसिस को नहीं, इंटरप्रिटेशन को, कि क्या चीजें हो सकती है और अप्लाई करना अपने नॉलेज को। और टीचर का काम क्या होता है? फैसिलिटेटर का होता है। ठीक है, कि वो फैसिलिटेट कर पाए कि भाई ये हमारे पास में प्रॉब्लम है, आप लोगों को नंबर सिस्टम पता है, आप लोगों को टेबल्स याद है, आप इसको अप्लाई करिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। यहाँ पर हाथ पकड़ करके बनाने का काम नहीं होता है। ठीक है, डेवलप की जाती है कि आप नॉलेज को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, आपने जो याद पहले से किया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद में क्या आता है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये हाईएस्ट लेवल होता है। इस लेवल पर क्या फोकस किया जाता है कि आप क्रिटिकल इवेल्युएशन कर पाए, सिंथेसिस कर पाए। वहां पर हम एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ सिंथेसिस कर रहे हैं, और हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर पाए। एनालिसिस और सिंथेसिस में क्या अंतर होता है? एनालिसिस का मतलब है कि आप बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सके कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने बात की है कि हमको क्या करना है कि वो आता था ना क्या, कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है झोपड़ी नुमा, इसका टोटल एरिया बनाओ दोनों का मिला करके। तो पहले अपन क्या करते थे कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद में इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, और टोटल करके हम फिर क्या कर रहे हैं कि अपने टोटल झोपड़ी का एरिया निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस करना, कि हमने बड़ी सी प्रॉब्लम का छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उसको फिर सॉल्व कर रहे हैं। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उन सारों को हम समझ रहे हैं, उसमें पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं और उस पूरी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में बहुत बड़ा नॉलेज होता है, उस नॉलेज को हम सही तरीके से समझते हैं, उससे उसका पैटर्न फाइंड आउट करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? सिंथेसिस करना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई हम अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग मैथ्स वाले तो होंगे नहीं, लेकिन 10th में अपने को डिफरेंशिएशन था, है ना? याद है? नहीं है? आप लोग को था मैथ्स में? हाँ, हाँ पढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो उस पर्टिकुलर उसमें अपन क्या करते थे कि भाई हम अपने तरीके निकालते थे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या लॉजिक्स रहते थे अपने को, वो डब्बे वाले। उस लॉजिक्स को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता था कि किस प्रकार से हम अब रो और कॉलम को बैलेंस करेंगे, है ना? तो वहां पर हमको खुद का दिमाग लगाना पड़ता था कि क्या क्या पॉसिबल इसके आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं,
और उससे हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। कुछ होनहार बच्चे हुआ करते थे 10वीं में भी, वो अपने फॉर्मूले निकाल करके लाते थे कि सर ये पर्टिकुलर मैथ्स को हमने अपने तरीके से सॉल्व किया है, मेरा टेक्निक है। ठीक है? तो अपनी खुद की टेक्निक निकालना, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और जो हमारे पास में नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको सही तरीके से अप्लाई कर पाना। कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, इसका डिसीज़न मेकिंग कर पाना। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बाद में आप क्या करेंगे, रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, है ना? पीएचडी करने वाले पीएचडी करेंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे, तो वहाँ पर हम आप क्या करेंगे कि बहुत सारे आपके पास में डेटा होगा, बहुत सारा आप डेटा एनालिसिस करोगे और उसके बाद में पॉसिबल सॉल्यूशंस को निकालोगे। तो उस कंडीशन में जो आपकी जो टीचिंग का फॉर्मूला होगा, वो कौन-सा होगा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को अज़्यूम करते हैं और उस आइडिया को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या-क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। हमारा ओरिजिनल थिंकिंग होता है, खुद की थिंकिंग होती है, हमारे पास में कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि रेक्टेंगुलर का ये फॉर्मूला होता है, लगा दो बन जाएगा, ऐसा नहीं। आपको खुद के फॉर्मूले बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है? यहाँ पर टीचर का सेम काम है कि वो फैसिलिटेट करे, डिबेट्स करे, इंडिपेंडेंट जजमेंट को वो फॉस्टर कर पाए। ठीक है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्रिएटिविटी कर पाए, नया खुद से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाए, आप जजमेंट को अप्लाई कर पाए कि आपके पास में सारा का सारा डेटा है, डेटा को कैसे आपको एनालाइज करना है, समझना है, पढ़ना है और उसके बाद में क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल कि आप अभी देखेंगे कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है टीचिंग में, इसके बारे में आपको यदि सॉल्यूशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम करेंगे। मतलब आप जितने भी एआई टूल्स है उसको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनके बारे में आप रिसर्च करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि क्या-क्या यूज़ में लाया जा सकता है, उसको निकालेंगे और फिर जज करेंगे कि हाँ, ये वाले चैट जीपीटी का ये वाला फीचर काम का है, ग्रोक का ये वाला फीचर काम का है, आपका जो मेटा है उसका ये वाला काम का है। आप वहाँ से एनालाइज़ करेंगे, जज करेंगे और उसके बाद में एक पॉसिबल सॉल्यूशन को निकाल कर के लाएँगे। तो यही क्या कहलाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? हाँ ना? चलो बढ़िया है। एक तो बता दीजिए कि आप लोग हैं कहाँ से? अवंतिका जी कहाँ से हैं आप? छत्रपुर, छतरपुर। और आप भाई? वीरेंद्र पाल पटियाला से हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, तो यहाँ तक की कोई दिक्कत है? ऑल क्लियर। अब मुझे बताइए कि सबसे कम अ, कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट किस लेवल ऑफ टीचिंग में होता है? 4 लेवल पढ़े, इसमें सबसे कम इन्वॉल्वमेंट किस लेवल पर स्टूडेंट का होता है? स्टूडेंट का दिमाग लगाने का सबसे कम स्कोप होता है। आइडिया? हाँ जी, मेमोरी लेवल पर, है ना? मेमोरी लेवल पर सबसे कम दिमाग लगता है हमारे स्टूडेंट का, ठीक है। अ, किस लेवल पर हम कोरिलेशन करके देखते हैं? जहाँ पर हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं। नहीं, मैंने बताया था ना आपको कि कोरिलेशन के बारे में क्वेश्चंस आता है, यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पर यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है और आते रहता है, ठीक है। तो कोरिलेशन जहां पर भी दिखेगा आपको, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का जहां पर भी दिखेगा आपको, अंडरस्टैंडिंग लेवल लगाना है। जहां पर भी आपको देखना है कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होता है, वहां पर आपको मेमोरी लेवल लगाना है। ऐसा सेल्फ लर्निंग जहां पर भी आपको दिखेगा, कीवर्ड सेल्फ लर्निंग जहां पर भी दिखेगा, वहां पर आपको, हेलो जी मैम, हाँ कौन है भाई?
सर आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। जहाँ पर भी आपको क्या दिखे, आपको दिखे कि ऑटोनॉमस हो रहा है या सेल्फ लर्निंग हो रही है, वहां पर आप क्या कर लेंगे, ऑटोनॉमस लेवल लगा देंगे। अपना माइक भी बंद कर लीजिए सर, निकेश जी। मैक्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा आपका मेमोरी लेवल। मैक्स इन्वॉल्वमेंट आप डाल सकते हैं ऑटोनॉमस लेवल पर, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और सेल्फ लर्निंग होती है। ठीक है, निकेश जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, देख लीजिए कहाँ से बंद होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप उनको बना लीजिएगा, है ना। 10-10 क्वेश्चंस डले हुए हैं, आप वहां पर जाकर के बना सकते हैं। इसके बाद में दूसरा विषय अपना आता है, वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का क्या मतलब होता है कि क्या क्या शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए पढ़ाते समय। ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में अपन देखते हैं कि भाई हमको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या बेसिक नियम कानून है पढ़ाने के। जैसे कि अपना बाइक सबको चलाते आती है, आती ही होगी अवंतिका जी, बाइक चलाते आती है, स्कूटी आती है, बाइक नहीं आती, बढ़िया है। ठीक है, तो बाइक चलाने के अपने क्या मेन चीजें रहती है कि भाई अपने को पहले गाड़ी चालू करना है, ब्रेक दबा के रखना है स्कूटी में, तभी गाड़ी चालू होगी। फिर धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ना है और एक्सीलेटर बढ़ाना है, ये नियम है। वैसे ही पढ़ाने के भी कुछ नियम कानून होते हैं जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, उनके बारे में अपन यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब भी आप पढ़ाएंगे तो बिल्कुल सिंपल चीजों से स्टार्ट करके और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना चाहिए किसी भी विषय के। ठीक है, जैसे कि हमारा टीचिंग का ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, इसके बाद में हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, लर्निंग के मॉडल्स पढ़ेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लर्निंग के मॉडल्स में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी के तरफ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, फ्रॉम नोन टू अननोन। फ्रॉम नोन टू अननोन का क्या मतलब है कि जो चीजें स्टूडेंट को पहले से पता है, जो जिससे स्टूडेंट फेमिलियर है, आपको वहां से स्टार्ट करना है और उसको को रिलेट करते हुए जाना है ऐसे विषय के ऊपर जिसके बारे में स्टूडेंट को नहीं पता है। तो एकदम से हम बिल्कुल अननोन चीज के से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि जो चीजें स्टूडेंट को पहले से पता है, आप वहां से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसको उस एरिया में लेकर के जाएं या उस इंफॉर्मेशन पे लेकर के जाएं जिसके बारे में इसको कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि बताया जाएगा तो स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि जो स्टूडेंट ने देखा हुआ है रियल वर्ल्ड में, जैसे कि आपने गाड़ी चलाना सीखा हुआ है, तो आपके दिमाग में गाड़ी कैसे चलाते हैं ये कॉन्क्रीट बैठा हुआ है। ठीक है, उससे जो रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड जो आपके पास में नॉलेज है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल कंक्रीट की जैसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल के हैं। ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है हमको और ऐसे चीजों को के बारे में बताना है जो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कि आपको जिस चीज के बारे में इमेजिनेशन करना पड़ेगा, जिस चीज के बारे में आपको सोच करके समझना पड़ेगा, जो आपके आंखों के सामने नहीं है। जैसे कि टीचिंग है, आप पढ़ा नहीं रहे हैं अभी, लेकिन आपको आप कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं केवल। ठीक है, तो जो आपके दिमाग में कॉन्क्रीट बैठा हुआ है, जो रियल लाइफ आपके पास में एक्सपीरियंस है, वहां से स्टार्ट करके हमको ऐसे एरिया के ऊपर जाना है जो आपको आपके आंखों के सामने नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग में उसको इमेजिन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर यहाँ तक की कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में? चलिए, इसके बाद में क्या होता है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल का क्या मतलब है कि आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां सुने हैं, पंचतंत्र आता था शो टीवी पे, कार्टून वार्टून, इन्हें नहीं देखा है? देखा है, ठीक है। तो
पंचतंत्र की कहानी में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंस बताते थे, कोई एक पर्टिकुलर कहानी बताते थे और उस कहानी के बेसिस पर एक जनरल थ्योरी बताई जाती थी कि एक लकड़हारा था, उसकी कुल्हाड़ी जो है तालाब में गिर गई, वहां से कोई परी निकली, उसने सोने की कुल्हाड़ी वापस दी, तो बोला कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। तो फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी ला करके दी, तो बोले कि ये भी मेरी नहीं है, मेरी लकड़ी की कुल्हाड़ी है। तो फिर उसने तीनों कुल्हाड़ी उसको ला करके दी, लोहे की भी, चांदी की भी और सोने की भी। ठीक है, तो इस कहानी से हमको क्या मिलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर कहानी लिए या एक पर्टिकुलर घटना लिए, एक घटना का जो सिद्धांत निकलता है उसको हम पूरे के पूरे जनरल थ्योरी में लगा देते हैं, जनरल पॉपुलेशन के लिए उसको लगा देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। समझ में आया? होप आ गया होगा। ठीक है। फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या मतलब है कि जैसे हमको बताना है कि भैया अर्जुन कौन थे। ठीक है, तो अर्जुन कौन थे ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको बताना पड़ेगा कि एक महाभारत कहानी थी। उस महाभारत कहानी में जो है 5 भाई थे और उन लोग 5 भाई थे, उधर 100 लोग 100 भाई थे, उन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, चाचा चाचा चचेरे भाई थे इन लोग। और उस पर्टिकुलर कहानी के अंदर जो पांडव 5 थे उनमें से एक भाई जो था वो अर्जुन था, जो कि धनुर्धर था। ठीक है, तो जब हमको एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी भूमिका तय करते हैं कि किस एनवायरनमेंट में वो था, कहाँ पर था, कौन था। उसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले पूरी की पूरी बड़ी पिक्चर बताना पड़ेगा और बड़ी पिक्चर में उस पर्टिकुलर पात्र का क्या काम है उसके बारे में हम फिर बाद में बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम होल टू पार्ट जाते हैं। हमको बताना है कि हिटलर कौन था, तो पहले हम बताएंगे कि एक वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू में इतने सारे कंट्रीज थे, उस कंट्रीज में से एक कंट्री जर्मनी थी, जर्मनी में वो एक पर्टिकुलर नेता हुआ था जो कि हिटलर था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक होल पिक्चर बताते हैं और उस पिक्चर का एक पात्र बताते हैं फिर बाद में, और उसके बारे में फिर हम डिटेल में बात करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, ये वापस से आ गया सिंथेसिस टू एनालिसिस। ठीक है, सिंथेसिस टू एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि हम पहले छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, उन सभी चीजों को मिला करके पढ़ते हैं। मतलब की बात क्या होती है कि जो पहली दूसरी क्लास रहती है वहां पर हमको क्या रट्टा मरवाया जाता है, गिनती रट्टा मरवाई जाती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। ठीक है, उसके बाद वाली क्लासेस में हम क्या सीखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार से होता है, मतलब कि हमको टेबल याद करवाए जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन याद करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमको डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, माइनस प्लस सबसे पहले सिखाया जाता है। उसके बाद में डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे होता है इसको समझाया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें ये सारे के सारे चीजें हमको वहां यूटिलाइज करने को मिलती है। तो वो क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया, जब हम पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम का भी काम आ रहा है, जिसमें हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवाइड भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है और एडिशन भी करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, टुकड़ों में चीजों को समझते हैं कि नंबर सिस्टम याद करेंगे, मल्टीप्लिकेशन याद करेंगे, डिवाइड याद करेंगे, सारी चीजों को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में याद करेंगे, मतलब कि एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में एक बड़ा सॉल्यूशन करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम सारे के सारे ये छोटे छोटे पार्ट को यूटिलाइज करेंगे, मतलब कि सिंथेसाइज करेंगे। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को पढ़ाते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में सारी चीजों को डिवाइड किया। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो आए वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग और लेवल्स ऑफ टीचिंग दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछ। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंथेसिस करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का क्या मतलब होता है, सेकंड भाई, लैपटॉप गया हो गया है।
फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल का क्या मतलब होता है कि आपको सबसे पहले लोगों के इमोशनल क्यू को समझना पड़ेगा कि वो आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए स्टूडेंट्स के साथ में। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो पहले आप स्टोरी टेलिंग से खुद के बारे में बता करके लोगों के साथ में एक इमोशनल कनेक्ट बैठा लेंगे और उसके बाद में आप लॉजिकल बातें उनको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे टीचिंग के बारे में ही पढ़ाना है तो टीचिंग के बारे में कौन कौन से इमोशनल चीज़ों से लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आप पहले बताएंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा। लॉजिकल चीज़ें क्या होती है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने आपके हैं तो आपको किस प्रकार से स्टूडेंट को डिवाइड करना है अलग अलग सेशंस में, ये लॉजिकल चीज़ें हैं। आपका इतना बड़ा सिलेबस है तो सिलेबस को आप किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ये लॉजिकल है। ठीक है, तो आपको जब भी विषय वस्तु को प्रेजेंट करना है, अपने सब्जेक्ट मटेरियल को प्रेजेंट करना है, अपने लेक्चर को डिजाइन करना है, तो हम सबसे पहले साइकोलॉजिकली लोगों स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में उनको लॉजिकल बातें समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। यहाँ तक की कोई दिक्कत है? जी। इसके बाद में आता है फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में जैसे हमको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग समझना था तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को हमने किस प्रकार से समझा कि जैसे गाड़ी चलाने के लॉज होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि कैसे इंजन काम करता है या गाड़ी काम करती है, वैसे ही टीचिंग भी काम करती है। उसमें भी कुछ ना कुछ लॉज होते हैं, उनका आपको ख्याल रखना होता है। तो हमने क्या किया कि एक एक्चुअल एक्टिविटी को पकड़ा और उसको कनेक्ट किया एक रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविटी के साथ में। तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है? जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ जब, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कि भाई बॉडी जैसे फंक्शन करती है, वैसे ही मनी काम करता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स काम करती है। ठीक है? जैसे ब्लड पूरे के पूरे आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में मनी जो है वो सर्कुलेट होता है ब्लड के फॉर्म में। वही आपकी इकोनॉमी को पावर प्रोवाइड करता है और जैसा हार्ट होता है वैसे ही हमारा रिजर्व बैंक है, वो तय करता है कि आपके किस पार्ट में कितना मनी जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक रियल चीज को या एक्चुअल चीज को रिप्रेजेंटेटिव के साथ में कनेक्ट करते हैं, को रिलेट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास में है फ्रॉम नियर टू फार, मतलब कि आपके पास में जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या जो आपके पास में रियल लाइफ नॉलेज पहले से है, वहां से स्टार्ट करके आपको ऐसी चीजों के बारे में समझाना जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। हमने पहले भी इसके बारे में बात किया हुआ है। फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव, ये हम पढ़ेंगे। फ्रॉम इंडक्टिव का क्या मतलब होता है? इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन से थ्योरी के तरफ जाते हैं। इन इंडक्टिव, इंडक्टिव का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमने कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस देखे, उस इंसिडेंट से हम एक पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद में जनरल थ्योरी में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कि कोई जो है बहुत बुरी तरीके से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, बुरी तरीके से गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि भैया देखो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी चलाता था, हार्श ड्राइविंग करता था, इम्बैलेंस ड्राइविंग करता था, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका ये मतलब होता है कि जो भी हार्श ड्राइविंग करता है उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ये क्या हो जाएगा हमारा इंडक्टिव हो जाएगा। हमने एक जनरल ऑब्जर्वेशन लिया और उससे पैटर्न फाइंड आउट करके हम कंक्लूजन तक के पहुंच गए। ये किसके लिए होता है? छोटे बच्चों के लिए होता है, जैसे पंचतंत्र की कहानी होती कि एक इंसिडेंट हमने पकड़ा, कोई एक घटना हुई, उससे हमने एक जनरल थ्योरी बनाया और उसको जनरलाइजेबल बना दिए, सबके लिए यही होता है बोल दिए कि ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडक्टिव तरीका। डिडक्टिव तरीका क्या होता है? डिडक्टिव तरीके में हम कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको पूरे को देखेंगे, सभी की केस स्टडी करेंगे, उसमें फाइंड आउट करेंगे कि कितने लोग इनमें से हार्श ड्राइविंग कर रहे थे, उसका परसेंटेज निकालेंगे।
और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन तक के पहुंचेंगे। ये करते हैं बड़े बच्चे लोग, है ना, कि जब आप अभी रिसर्च करेंगे तो क्या करेंगे कि भाई बहुत बड़े डेटा के ऊपर काम करेंगे, उस पूरे डेटा से आप पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद में थ्योरी तक के पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंडक्टिव से डिडक्टिव के तरफ जाते हैं टीचिंग में। यहाँ तक के कोई दिक्कत है? कोई पॉइंट समझ में ना आया हो जिसको रिपीट करना है अपने को? हाँ कि ना? आना तो बोल दो भाई। जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में नॉलेज है, जैसे कि हमने बताया था नंबर सिस्टम अपने को याद है और मल्टीप्लिकेशन भी हमको याद है। इसके बाद में हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा। हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और फॉर्मूला, इन दोनों को इस्तेमाल करके, इन दोनों को यूज करके हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल सकते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है एक सेट फॉर्मूले में। हम अपने तरफ से फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास में है, हमारे पास में टेबल याद किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, डिवाइड ऐसे होता है, ये दोनों चीजें हमारे को पता है और ये फॉर्मूला रखा हुआ है। इसको अप्लाई करके हमने अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ये है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल कि हाँ हमको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, इन रिफ्लेक्टिव लेवल हम क्या करते हैं कि खुद से सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं। हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं होता है, हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम यदि ये चीज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमको नहीं पता है। कि हमको ये नहीं पता है कि हमको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमको नहीं पता है। हमको उसका फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है खुद से। रियल लाइफ सॉल्यूशन, रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि ये फॉर्मूला लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाए हैं, अब उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, इसका कोई कोई फॉर्मूला नहीं है, वरना हर कोई फॉर्मूला लगा करके सक्सेसफुल हो जाता बिजनेस में, रियल लाइफ में भी। तो रियल लाइफ में हमारे पास में कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है कि ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में अपनी चीज़ों को लेकर के आते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, प्रोजेक्ट को किस प्रकार से बनाना है, आपको रिसर्च कैसी करनी है। मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एआई टूल्स का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है रिसर्च में, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं आपके पास में, कहाँ से ढूँढने को, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा ना कि कौन-कौन से टूल्स हैं मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए कोई बुक नहीं है कि हाँ, वो वाली बुक पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपकी सेमेस्टर वाली बुक होती है ना कि आपके 4th सेमेस्टर की बुक है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम कर रहे हो। लेकिन आप खुद से रिसोर्सेज़ ढूँढ रहे हो, क्या-क्या रिसोर्सेज़ हो सकते हैं उसको फाइंड आउट कर रहे हो और उसके बाद में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। अंडरस्टैंड है? एक टॉपिक खत्म कर लें कि पहले दिन के लिए ज़्यादा हो जाएगा? ये बिल्कुल सरल सा है। ये लेवल्स ऑफ टीचिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है? मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बेसिक मॉडल्स क्या-क्या होते हैं टीचिंग के वो समझ लेते हैं। ठीक है? ठीक। पहला मॉडल है हमारा पेडागॉजी का। पेडागॉजी में हम क्या करते हैं, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला तकनीक है। ठीक है? जो बीएड, डीएड करते हैं ना, वो पढ़ते हैं पेडागॉजी को, कि छोटे बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। इसमें जो पढ़ाई होती है वो होती है मेमोरी लेवल के ऊपर। ठीक है? इसके ऊपर जो पढ़ाई होती है किसके ऊपर होती है, मेमोरी लेवल के ऊपर होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि 5 स्टेप्स होते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी आइडिया को, मतलब कि आपने टेबल्स
अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख करके बता दिया, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं सही तरीके से, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, सॉरी एसोसिएशन कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारा आपके पास में जो भी नॉलेज है उसको सही तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको सही तरीके से लिख रहे हैं, तो एसोसिएट करके बता रहे हैं कि ये टेबल है, टू टू का टेबल पे ये 10 लाइनें हैं, टी के टेबल पे ये 10 लाइनें हैं, एसोसिएट कर रहे हैं उसको टेबल के साथ में, टू के साथ में टू के पहाड़े को एसोसिएट कर रहे हैं, तीन के साथ में तीन के पहाड़े को एसोसिएट कर रहे हैं, उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि हाँ यही होता है, ऐसा ही होता है, टू के पहाड़े में यही चीजें होती है, और उसको फिर अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, याद करवा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पेडागोजी हो जाएगा। इसमें हम, ये आर्ट और साइंस दोनों है, मतलब कि इसके कुछ सेट फॉर्मूला है कि भाई आपको याद करवाना है, सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको नॉलेज को देना है। आपने देखा होगा कि जो स्कूल की बच्चों की बुक्स होती है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है कि 10 का पहाड़ा है तो 10 का पहाड़ा के साथ में रहेगा, लाइनें बिल्कुल मैच रहेगी, सही तरीके से होगी। इधर उधर रहेगा, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, और साइंस आर्ट भी है कि आप किस प्रकार से स्टूडेंट को टेकल कर पा रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा हायर चीजें नहीं होती है, अल्फाबेट का नॉलेज देना, रट्टा मरवाना, यही रहता है, इससे ज्यादा कोई हायर नॉलेज नहीं होती है पेडागोजी में। इसके बाद में आती है आपकी एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या होती है, ये होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाई। ठीक है, पहला हो गया मेमोरी लेवल, दूसरा हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये एडल्ट लर्नर्स के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट को का एक्टिव पार्ट होता है, वो प्रॉब्लम्स को समझते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट टीचर का काम होता है वो गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है, वो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है। जो जैसे हम 11वीं 12वीं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां पर नॉलेज प्रोवाइड करने का काम नहीं होता है टीचर का, क्योंकि आज के समय पे आप भी जब पढ़ाने जाएंगे तो आप नॉलेज प्रोवाइड करने नहीं जा रहे हैं। गूगल को सब पता है, चैट जीपीटी को आपसे 100 गुना ज्यादा पता है। ठीक है, तो फिर आपका क्या काम है, यदि स्टूडेंट चाहेगा कि भैया चैट जीपीटी को बोलेगा 100 किताबें पढ़ और 100 किताबों का मुझे समरी बना करके दे सही तरीके से, वो समरी बना करके दे देगा, आपको 100 किताबें याद नहीं है, ना पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड्रोगॉजी आप करेंगे, आपका काम क्या रहेगा, फैसिलिटेट करना, स्टूडेंट को गाइड करना कि आप सही तरीके से नॉलेज को किस प्रकार से गेन कर सकते हैं, आप नॉलेज को किस प्रकार से ले सकते हैं, उसको सही तरीके से समझा कैसे सकते हैं, बता कैसे सकते हैं, जो चीजें लिखी हुई है उसका मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना एंड्रोगॉजी का काम होता है। ये नॉलेज को सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताता है और न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए असिस्ट करता है। ठीक है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है स्टूडेंट और लर्नर के बीच में, कि स्टूडेंट क्या चाहता है, उसको किस विषय के ऊपर जानकारी चाहिए, क्या समझना चाहता है, और टीचर उसको समझ करके और फिर सही जानकारी प्रोवाइड करता है, सही तरीका प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। तो ये होता है क्या, आपका एंड्रागोजी होता है। और आखिरी में आता है आपका ह्यूंटोगोजी। ह्यूंटोगोजी क्या होता है, आपका सेल्फ पेस लर्निंग जो होती है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, ऑटोनोमस लेवल पर यहाँ पर काम होता है। ह्यूंटोगोजी मतलब कि ऑटोनोमस लेवल। ठीक है, तो ऑटोनोमस लेवल पे क्या होता है कि स्टूडेंट खुद से पढ़ाई करता है, खुद से चीज़ों को समझने का ट्राई करता है, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है और समझता है कि हमको किस प्रकार से पढ़ाई करना है। जैसे कि आप लोग अभी कर रहे हैं कि भाई हमारा ये सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए हमको कहाँ-कहाँ से नोट्स मिल सकते हैं, क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको आप खुद से ढूँढ रहे हैं। आपके लिए आपके पास में कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ भाई ये वाली बुक है, इसी से सब आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन-कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं, कौन-कौन सी किताबें हैं, कहाँ से हमको मिलेगी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में आप खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं और समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ह्यूंटोगॉजी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप सेल्फ
पेस लर्निंग कर रहे हैं, आपका फोकस किस में है कि ऑटोनॉमस है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो रही है। ठीक है, इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग देखने को मिलेगी, आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, नए नए तरीके आप ढूंढोगे कि हमको हमको यदि किसी विषय को समझना है तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, स्किल्स लेंगे, और आप इनकरेज करेंगे लर्नर्स को कि आप किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है कि आपकी यूंटोलॉजी होती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो बताइए। बढ़िया है। स्पीड सही है, पोच पोच तो नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है। लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो या एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कि क्या? नोट्स? हाँ, ऐप में मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डेड क्लास में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। कल बताया था ना मैम ने। हाँ, 10-15 मिनट में हो जाएगी। अवंतिका जी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ऑल गुड है। चलिए ठीक, फिर कल मिलते हैं। कल अपन कल कौन सा दिन है वैसे? सैटरडे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, आपको बता दिया जाए।